सोचिए, अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने जाए और वहाँ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। यह कहानी किसी अपराधी की नहीं है, यह कहानी किसी जासूस की भी नहीं है। यह कहानी है एक 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने गया था, लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटा। उसका नाम था ऑटो वार्मबियर। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे बंद देश, जहाँ एक पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं होता, वह सरकार होता है, वह इज्जत होती है और उसे छूना अपराध होता है। सवाल यह नहीं है कि ऑटो ने क्या किया, सवाल यह है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसे आज तक पूरी दुनिया साफ साफ नहीं जानती। 17 महीने, कोई तस्वीर नहीं, कोई आवाज नहीं, और फिर एक दिन वह कोमा में वापस भेजा जाता है। यह रिसर्च किसी अफवाह पर नहीं, किसी सनसनी पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित है। हम देखेंगे कि क्या आरोप लगाए गए, कौन से दावे सच साबित हुए और कौन से सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्योंकि यह कहानी सिर्फ ऑटो वार्मबियर की नहीं है, यह कहानी है उस कीमत की जो आज भी आजादी के बिना चुकानी पड़ती है। उत्तर कोरिया दुनिया का शायद सबसे रहस्यमय देश, एक ऐसा देश जहां जाने से पहले नहीं बल्कि जाने के बाद डर लगता है। यहाँ इंटरनेट नहीं है, यहाँ सोशल मीडिया नहीं है, यहाँ गूगल भी नहीं चलता है, और सबसे जरूरी बात, यहाँ सवाल पूछना भी अपराध हो सकता है। उत्तर कोरिया में सरकार सिर्फ सरकार नहीं है, सरकार ही सच है, सरकार ही कानून है और सरकार ही भगवान भी। इस देश को चलाता है एक परिवार, किम डायनेस्टी। 3 पीढ़ियां और तीनों के तीनों तानाशाह। किम इल सिंह का पुत्र किम जोंग इल और किम जोंग इल का पुत्र किम जोंग उन, और यह दुनिया का इकलौता कम्युनिस्ट राजवंश है। उत्तर कोरिया में बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है। किम परिवार ने देश को बचाया है और नेता कभी गलत नहीं हो सकता। और यहाँ नेता के तस्वीर को नुकसान पहुंचाना सिर्फ बेइज्जती नहीं बल्कि राजद्रोह माना जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी घर में किम जोंग उन की तस्वीर गंदी या फिर टूटी हुई मिल जाए तो पूरा परिवार सजा पा सकता है। और यहाँ तक कि अगर आग भी लग जाए तो लोगों को पहले तस्वीर बचाने को कहा जाता है, खुद की जान बाद में। उत्तर कोरिया में आप अपनी नौकरी नहीं चुन सकते, आप देश छोड़ नहीं सकते और आप सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार लेबर कैंप में भेजा जा सकता है। और इन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स, जहां 12 से 14 घंटे काम, भूख, ठंड और कोई सुनवाई नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच और यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कैंप्स को लिविंग हेल ऑन अर्थ कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उत्तर कोरिया इतना खतरनाक है तो लोग वहाँ जाते क्यों? तो इसका उत्तर है टूरिज्म। हाँ, उत्तर कोरिया टूरिज्म अलाउड करता है, लेकिन अपने नियमों पर। आप अकेले नहीं घूम सकते हैं, हर समय सरकारी गाइड के साथ रहते हैं, जो दिखाया जाए वही देखते हैं, और इसे कहते हैं क्यूरेटेड रियलिटी, एक नकली दुनिया जो बाहर वालों के लिए बनाई जाती है। और 2015 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ चेतावनी दी थी कि नॉर्थ कोरिया इज नॉट सेफ फॉर अमेरिकन सिटीजन। मतलब कुछ हो गया तो अमेरिका सीधे मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, प्योंगयांग में कोई अमेरिकी दूतावास नहीं है, और फिर भी एक 21 साल का अमेरिकी छात्र वहां जाने का फैसला करता है, और उसका नाम था ऑटो वार्मबियर। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर 2 परमाणु ताकतों को युद्ध की कगार तक ले जाएगी। ऑटो वार्मबियर कोई जासूस नहीं था, कोई विद्रोह नहीं, और न ही कोई सनसनीखेज इंसान। वह एक बिल्कुल सामान्य अमेरिकी लड़का था। ऑटो का जन्म 13 दिसंबर 1994 को ओहायो के सिंसिनाटी शहर के पास हुआ था। वह अपने माता पिता फ्रेड और सिंडी वार्मबियर और अपने छोटे भाई बहन के साथ बड़ा हुआ। 3 भाई बहन में ऑटो सबसे बड़ा था। स्कूल में ऑटो पढ़ाई में अच्छा था, खेल में एक्टिव और दोस्तों के बीच बेहद ही पॉपुलर। वह इतना लोकप्रिय था कि प्रॉम किंग बना एंड होम कमिंग किंग भी चुना गया। मतलब वह एक ऐसा लड़का था जिसे लगभग हर कोई पसंद करता था। और उसकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन इस बीच में उसने टीवी शो द ऑफिस का एक डायलॉग बोला, आई विश देयर वाज अ वे टू नो यू आर इन द गुड ओल्ड डे बिफोर यू विल एक्चुअली लेफ्ट देम। और विडंबना तो देखिए, उसे तब नहीं पता था कि उसके अच्छे दिन वाकई में खत्म होने वाला है। हाई स्कूल के बाद ऑटो ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एडमिशन लिया और उसने फाइनेंस में मेजर चुना। और दोस्तों के मुताबिक वह एम्बिशियस था, दुनिया देखना चाहता था और अलग अलग संस्कृतियों को समझना चाहता था।
वह उन लोगों में से था जो मानते हैं कि दुनिया को समझने के लिए दुनिया देखनी जरूरी है। और 2015 के अंत में अपने विंटर ब्रेक के दौरान ओटो ने एक फैसला लिया, और एक फैसला जो उसकी जिंदगी बदल देगा, और वह था उत्तर कोरिया जाने का फैसला कर, क्योंकि अगले सेमेस्टर में वह हांगकांग में पढ़ने वाला था और उसे लगा कि यह एक बार मिलने वाला मौका है। और सबसे बड़ी बात, उसे लगा कि टूर के साथ जाना सुरक्षित होगा। और उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन जैसा कि उनकी माँ सिंडी ने बाद में कहा, हाउ डू यू से नो टू किड लाइक दैट। ओटो ने ट्रिप बुक की योंग पायोनियर टूर्स के साथ, एक ऐसी ट्रेवल एजेंसी जो खास तौर पर उत्तर कोरिया जैसे देशों में टूर करवाती। उनकी वेबसाइट पर लिखा था, नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। और साथ ही यह भी कहा गया था कि टूर पूरी तरह से गाइडेड होगा, कोई खतरा नहीं और टूरिस्ट को पूरी सुरक्षा मिलेगी। 5 दिन 4 रात न्यू ईयर पार्टी टूर, जिसका कीमत $1200। और उत्तर कोरिया टूरिज्म को लेकर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की चेतावनी साफ थी, डू नॉट ट्रेवल टू नॉर्थ कोरिया। लेकिन ओटो ने सोचा, वह कोई नियम नहीं तोड़ेगा, वह अकेला नहीं होगा और वह सावधान भी रहेगा। और कई बार सबसे खतरनाक चीज लापरवाही नहीं होती, बल्कि ज्यादा भरोसा होता है। और 29 दिसंबर 2015 को ओटो बीजिंग होते हुए प्योंगयांग पहुंचता है, और उसके साथ है यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आए हुए कुछ और टूरिस्ट। और उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है, और यह कहानी इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों में एक छोटा सा पोस्टर उसे उत्तर कोरिया की जेल तक पहुंचा देगा। 31 दिसंबर 2015, जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे थे, कहीं डीजे, कहीं शोर, तो कहीं काउंटडाउन, लेकिन प्योंगयांग में न्यू ईयर कुछ अलग होता है। यहाँ कोई खुली आजादी नहीं, फिर भी जश्न होता है, सरकार के तय किए हुए तरीके से। उस रात किम इल संग स्क्वायर में हजारों उत्तर कोरियाई नागरिक इकट्ठा थे। आतिशबाजी, लाइट्स और मंच पर देशभक्त के नारे। भीड़ के बीच कुछ विदेशी टूरिस्ट भी थे, और यूरोप से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से, और इन्हीं में से एक था ओटो वार्मबियर। सरकार ने यह सब इसलिए किया था ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो, हम भी खुश हैं, हम भी सामान्य हैं। लेकिन यह खुशी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी। आतिशबाजी के बाद पूरा टूर ग्रुप वापस लौटा यंगगाकडो इंटरनेशनल होटल में, और यह होटल 27 मंजिल टावर टॉइनडोंग नदी के एक द्वीप पर और शहर से थोड़ा अलग था, इसलिए टूरिस्ट इसे कहते हैं द फन एलेक्ट्राज। और यहाँ 5 रेस्टोरेंट, एक बार, सोना, मसाज पार्लर और यहाँ तक कि एक बॉलिंग एली भी था। और ऊपर की मंजिल पर एक घूमने वाला रेस्टोरेंट, सब कुछ मौजूद था, लेकिन आजादी नहीं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद कुछ टूरिस्ट बाहर चले गए, कुछ बॉलिंग एले, कुछ सीधे अपने कमरों में, और ओटो भी ग्रुप के साथ ही था। डैनी ग्रेटन, जो ओटो का रूममेट था, बाद में बताता है कि हम सब नॉर्मल थे, कोई ड्रामा नहीं था। लेकिन रात को किसी हिस्से में ओटो ग्रुप से अलग हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता, और वह कब अलग हुआ, क्यों अलग हुआ और कहाँ गया, इसके बारे में रूममेट को कुछ भी पता नहीं। और इधर उत्तर कोरिया का दावा है कि 1 जनवरी 2016 को सुबह के शुरुआती घंटों में होटल के स्टाफ ओनली एरिया में एक सीसीटीवी कैमरा ने एक शख्स को रिकॉर्ड किया, और वीडियो में एक धुंधली आकृति दीवार से एक पोस्टर हटाती है और उसे जमीन पर रखती है। और वह पोस्टर कोई सामान्य पोस्टर नहीं था, उस पर लिखा था, लेट्स आर्म आवर सेल्स विद किम जोंग्स पैट्रियोटिज्म। और उत्तर कोरिया के लिए यह सिर्फ कागज नहीं था, यह विचारधारा थी, यह वफादारी थी, और इसे छूना राजद्रोह था। और यह फुटेज बहुत धुंधला है, चेहरा साफ नहीं दिखता, और रोशनी असामान्य रूप से ज्यादा है। और कुछ टूरिस्ट ने बाद में कहा, उस समय वे होटल में नहीं थे, टाइमलाइन मेल नहीं खाती। टूर सदस्य ने कहा, हम लोग उस वक्त तक होटल में लौटे ही नहीं थे। लेकिन उत्तर कोरिया के लिए इतना काफी था। और जब 2 जनवरी 2016 को टूर ग्रुप घर लौटने के लिए एयरपोर्ट पर था, पासपोर्ट चेक हो रहे थे, डैनी और ओटो लाइन में खड़े थे, और डैनी ने नोटिस किया कि अधिकारियों को ओटो का पासपोर्ट ज्यादा देर लग रहा था। और अचानक 2 सैनिक आए और उन्होंने ओटो के कंधे पर हाथ रखा और उसे साथ ले गए। और डैनी ने मजाक में कहा, गेस आई शैल नेवर सी यू अगेन। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मजाक भविष्यवाणी बन जाएगा। और कुछ ही सेकंड पहले तक ओटो एक टूरिस्ट था, घर लौटने वाला था, और अगले ही पल वह एक कैदी बन चुका था, और वो भी दुश्मन देश में बिना किसी वकील के। और उत्तर कोरिया में गिरफ्तारी अंत नहीं होती, वह तो शुरुआत होती है। और फिर तारीख आती है 29 फरवरी 2016, जो सामान्य दुनिया में सिर्फ एक लीप
डे होती है, लेकिन प्योंगयांग में यह एक फैसले का दिन था। कैमरे ऑन हैं, दुनिया की नजरें टिकी है और एक बड़े ठंडे हॉल में एक युवक खड़ा है। 21 साल का पतला थका हुआ यह वही लड़का है जो कुछ हफ्ते पहले न्यू ईयर पार्टी मना रहा था और अब उसके सामने उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट है और उसका नाम पुकारा जाता है ओटो फ्रेडरिक वार्मबियर। और उत्तर कोरियाई सरकार के अनुसार ओटो वार्मबियर ने अमेरिकी सरकार के इशारे पर एक राजनीतिक साजिश रची और उसने एक पवित्र पोस्टर चोरी कर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की और सरल शब्दों में उसे राज्य विरोध अपराध का दोष बताया गया और उसे हॉस्टिल एक्ट अगेंस्ट द स्टेट कहा गया। यानी कि उत्तर कोरिया में यह अपराध मामूली नहीं होता और यह युद्ध जैसा माना जाता है। फिर वह पल आता है जिसे आज भी लोग फोर्सेड कॉन्फेशन कहते हैं। ओटो एक कागज पढ़ता है और उसकी आवाज कांप रही है, आंखों में आंसू है और वह कहता है, मेरा अपराध बहुत गंभीर था, मैंने उसे पहले से योजना बनाकर किया, मुझे अमेरिका की एक चर्च संस्था ने यह काम सौंपा था। और वह आगे कहता है, मेरा उद्देश्य उत्तर कोरिया की सरकार और जनता को नुकसान पहुंचाना था। कैमरा जूम करता है और ओटो रो रहा है और यहाँ से पूरी दुनिया को कहानी अजीब लगने लगी, क्योंकि ओटो ने जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, हॉस्टिल एक्ट, ग्रेवेस्ट क्राइम और इंपीरियलिस्ट प्लॉट, ये शब्द एक अमेरिकी कॉलेज स्टूडेंट्स के नहीं बल्कि उत्तर कोरियाई प्रचार भाषा के थे। ओटो बार बार रो रहा था, सांस रोककर बोल रहा था और कैमरे से नजर चुरा रहा था। और मानवाधिकार संगठनों ने कहा, यह कबूलनामा स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि दबाव में दिया गया लगता है। और कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का पूरा वर्जन नहीं दिखाया, पोस्टर कभी कोर्ट में पेश नहीं किया और कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं बुलाया गया। फिर भी फैसला पहले से तय था। जज खड़ा होता है, हॉल में सन्नाटा और फैसला सुनाया जाता है। ओटो वार्मबियर को कड़ी मेहनत के साथ 15 साल की सजा दी जाती है और एक 21 साल के लड़के के लिए जिसने अगर किया भी तो सिर्फ एक पोस्टर उठाया। और अमेरिका में ओटो के माता पिता टीवी पर यह सब देख रहे थे तो उसकी माँ सिंडी वार्मबियर फुट फुट कर रो पड़ी और उसने कहा, हमारा बेटा मर जाएगा वह। और शायद वह गलत नहीं थी। अमेरिका ने इसे आउटरेजियस सेंटेंस कहा और ह्यूमन राइट्स वॉच ने शो ट्रायल बताया और संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई। लेकिन उत्तर कोरिया अपने रूप पर अड़ा रहा और उनका संदेश साफ था, हमारे देश में नियम तोड़ने की कोई छूट नहीं। सजा के बाद ओटो को किसी से मिलने नहीं दिया गया, कोई पत्र नहीं, कोई कॉल नहीं और महीनों तक दुनिया को नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं, उसकी हालत कैसी है और वह कहाँ है। उत्तर कोरिया में सबसे डरावनी चीज सजा नहीं होती है, खामोशी होती है। और अब तारीख आती है मार्च 2016। कोर्ट का फैसला सुनाया जा चुका था, कैमरे बंद हो चुके थे और दुनिया आगे बढ़ गई थी, लेकिन ओटो वार्मबियर की जिंदगी यहीं रुक गई। फैसले के बाद उत्तर कोरिया ने ओटो को किसी सामान्य जेल में नहीं भेजा बल्कि उसे भेजा गया था एक अज्ञात स्थान पर। न कोई नाम, न कोई पता और न ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। और अमेरिका दूतावास ने मिलने की इजाजत मांगी, मेडिकल रिपोर्ट मांगी और यहाँ तक कि सिर्फ यह जानने की कोशिश की कि वह जिंदा है या फिर नहीं। और हर बार एक ही जवाब मिला, वी आर नॉट एप्लीकेटेड। और समय बीतता गया और खामोशी गहरी होती गई। 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, कोई खबर नहीं। और ओटो को माता पिता हर सुबह एक ही डर के साथ उठे कि आज कोई फोन आएगा क्या, लेकिन फोन नहीं आया। न कोई चिट्ठी, न कोई आवाज। और उधर उत्तर कोरिया में कुछ विदेशी कैदियों को कभी कभी पत्र लिखने, परिवार से मिलने की अनुमति दी जाती है, लेकिन ओटो के मामले में कुछ भी नहीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दिस लेवल ऑफ आइसोलेशन इज एक्सट्रीमली अनसोल्ड और यह असामान्य था और यह डरावना भी। और अब तारीख आता है जून 2017। लगभग 17 महीने बाद उत्तर कोरिया अचानक अमेरिका को सूचित करता है कि ओटो वार्मबियर बीमार है, वह कोमा में। कोमा, और यह शब्द किसी ने नहीं सुना था पिछले 17 महीनों। और उधर उत्तर कोरियाई अधिकारियों का दावा है कि ओटो को बोटुलिज्म हुआ है, यानी कि उसने एक स्लीपिंग पिल ली, इसके बाद वह कभी होश में नहीं आए। बोटुलिज्म यह एक दुर्लभ बीमारी है, जहरीले बैक्टीरिया से और आमतौर पर खराब खाने से होती है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है और समय पर इलाज से मरीज बच सकता है। तो सवाल उठा, अगर ओटो को यह बीमारी थी तो 17 महीने तक दुनिया को क्यों नहीं बताया गया? जब ओटो को जून 2017 में अमेरिका भेजा गया तो डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की और उनकी रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। डॉक्टर ने पाया कि दिमाग को गंभीर नुकसान, लेकिन हड्डियां सही, चेहरे पर कोई ताजा चोट नहीं, कोई स्पष्ट सबूत भी नहीं कि बोटुलिज्म हुआ था। और सबसे बड़ा डरावना सच,
MRI स्कैन में पता चला कि ऑटो का दिमाग लंबे समय तक ऑक्सीजन से वंचित रहा। मतलब कि वह जिंदा था लेकिन उसका दिमाग but his धीरे धीरे brain मर was रहा slowly और यह dying. नुकसान अचानक A नहीं living बल्कि समय के साथ हुआ। आखिर 17 महीनों तक क्या हुआ? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। क्या उसे प्रताड़ित किया गया? क्या उसे मेडिकल मदद नहीं मिली या फिर क्या उसे जानबूझकर अनदेखा किया गया? उत्तर कोरिया इन सवालों पर आज भी चुप है। एक जिंदा शरीर पर खाली चेतना। जब ओटो को स्ट्रेचर पर लाया गया तो उसकी आंखें खुली थी लेकिन वह देख नहीं रहा था। वह सांस ले रहा था लेकिन प्रतिक्रिया शून्य थी और डॉक्टरों ने इसे कहा अनरिस्पॉन्सिव फेकफुलनेस सिंड्रोम, यानी कि जागता हुआ शरीर लेकिन भीतर कोई नहीं, एक खामोशी जो कभी टूटी नहीं। उत्तर कोरिया ने कहा वी डिड नथिंग रॉन्ग, अमेरिका ने कहा समथिंग टेरिबल हैपनिंग, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं दबी रही। और अब समय आता है 13 जून 2017 का। 17 महीनों की खामोशी के बाद अचानक एक खबर आती है कि ऑटो वार्मबियर को अमेरिका वापस भेजा जा रहा है। लेकिन यह कोई राहत की खबर नहीं थी बल्कि यह एक अलविदा की तैयारी थी। और वह फ्लाइट जो उम्मीद नहीं थी, वो ऑटो को एक मेडिकल जेट में लिटा कर लाया गया। ना हथकड़ी, ना कैमरा, ना बयान, बस एक शांत स्थिर शरीर और उसका चेहरा सूझा हुआ, रंग फीका, आंखें खुली लेकिन खाली। उस फ्लाइट में बैठे डॉक्टर पहले ही समझ चुके थे कि हम किसी को वापस नहीं ला रहे हैं बल्कि हम किसी को सौंपने जा रहे हैं। फ्लाइट उतरती है सिंसिनाटी ओहियो और एम्बुलेंस पहले से तैयार। माँ, पिता, भाई सब दौड़ते हुए आते हैं और 17 महीने बाद उन्होंने अपने बेटों को देखा। लेकिन यह ऑटो वह ऑटो नहीं था। सिंडी वार्मबियर अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और वह कहती है ऑटो मॉम इज हेयर, और कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह उसके बाल सहलाती है, उसके माथों को चूमती है और फिर वह फूट पड़ती है क्योंकि माँ का दिल पहचान चुका था उसका बेटा अब लौट चुका था लेकिन जिंदा नहीं। और अमेरिकी डॉक्टरों ने पूरा मेडिकल एनालिसिस किया। उनका निष्कर्ष साफ था कि दिमाग को अपूरणीय नुकसान हुआ है, किसी भी तरह की रिकवरी की संभावना नहीं और वह कभी बोल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा और पहचान भी नहीं पाएगा। और डॉक्टरों ने परिवार से साफ कहा ही इज नॉट सफरिंग बट ही इज नॉट कमिंग बैक। और ऑटो लाइफ सपोर्ट पर था। हर दिन परिवार पास बैठा था, प्रार्थना कर रही थी, उम्मीद थी और फिर भी टूटती उम्मीद। 6ठे दिन डॉक्टर ने कहा अब फैसला आपका है, यानी कि 19 जून 2017 को लाइफ सपोर्ट हटाया गया और कुछ ही मिनटों में ऑटो की सांस धीरे धीरे थम गई। उम्र 22 साल। एक ऐसा अंतिम संस्कार जिसने सवाल छोड़े। ऑटो का अंतिम संस्कार पूरे अमेरिका में देखा गया। एक खाली ताबूत नहीं था, एक भरा हुआ सवाल था। उसके पिता फ्रेड वार्मबियर ने कहा हमारा बेटा अमेरिका से गया था जिंदा, हंसता हुआ और उत्तर कोरिया ने उसे एक लाश बना कर दिया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए, ट्रेवल बैन किया, यूएन में मामला उठा और उत्तर कोरिया का जवाब वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन दुनिया ने यह जवाब स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल जो आज भी जिंदा है, 17 महीनों में ऑटो के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या उसे प्रताड़ित किया गया? क्या उसे समय पर इलाज नहीं मिला या फिर क्या उसे एक उदाहरण बनाया गया? इसका जवाब कभी नहीं। ऑटो की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक चेतावनी है। तानाशाही कैसी होती है, सत्ता जब जवाबदेह नहीं होती और इंसानी जान कितनी सस्ती हो सकती है। कुछ देशों में कानून आपको नहीं बताता, कानून आपको निगल लेता है। अगर यह वीडियो आपको परेशान कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि कुछ कहानियां परेशान करने के लिए ही होती है ताकि वे दोहराई ना जाए। तो आगे भी इसी प्रकार के तथ्यों और फैक्ट पर आधारित जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।